हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्वांटम नंबर्स। लास्ट वाली वीडियो में हम बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब हम समझ चुके हैं। तो आज जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद अपना क्वांटम नंबर्स जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स एक वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि किसके साथ डील करती है? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के साथ डील करती है। ठीक है, जो आपने पार्टिकल नेचर, वेव नेचर पढ़ा, वो मतलब डुअल बिहेवियर उसी को तो कहते हैं। डुअल बिहेवियर का क्या मतलब है कि पार्टिकल नेचर भी हो और वेव नेचर भी हो। अब आप हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम सब पढ़ के आए हो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में भी यही था, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एग्जिबिट कर रही थी। सिमिलरली हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी यही था। ठीक है, देखो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो आपको पता लगा किसके साथ डील करती है? डुअल बिहेवियर ऑफ द मैटर के बारे में बताती है। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है। कौन से साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन है इस मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, इस साइंस में? अरविंद श्रोडिंगर इन साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनका कंट्रीब्यूशन होने की वजह से इन्होंने अपनी एक बहुत फेमस इक्वेशन दी थी जिसको हम जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको लर्न नहीं करनी है क्योंकि ये हायर क्लासेस में आती हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा इसके बारे में गिवन है, तो हम उतना पढ़ लेंगे। ये H क्या होता है? H के ऊपर ये, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन। दिस इज नोन एज हैमिल्टोनियन। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साई, जिसका मतलब होता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, दैट इज साई। ठीक है, तो अगेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है उसको मतलब वो बहुत ज्यादा, जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हम इसको आगे की फर्दर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो इतना समझते हैं कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना आप, अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इस जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, वो आएंगे आपके पास एनर्जी एंड साई। एनर्जी का क्या मतलब है? पॉसिबल एनर्जी लेवल, मतलब कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में प्रेजेंट हो सकता है वो बताएगा। और साई मतलब कि वेव नेचर, वेव फंक्शन। साई का मतलब वेव फंक्शन बताएगा साई हमें कि उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव कौन सी एसोसिएटेड है, वेव नेचर क्या है, वेव फंक्शन क्या है उस इलेक्ट्रॉन का, विच इज वेव फंक्शन विच इज एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से पॉसिबल एनर्जी लेवल में हो सकता है और उसका कौन सा वेव फंक्शन, वेव कौन सी एसोसिएटेड है उस इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में आई बात? ठीक है। अब अगर आप एज सच साई को देखोगे तो इसका कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फिजिकल मीनिंग इसका नहीं होता है। साई का स्क्वायर करते हो तो उसका मतलब निकलता है, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। मतलब मिलने की संभावना, कि आप ऐसे कह सकते हो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो साई के स्क्वायर से आपको ये पता चलता है। समझ में आई बात? आई गेस आपको यहां से यहां तक बिल्कुल क्लियर है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस टाइप से होती है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? एनर्जी एंड साई। एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन
कौन से पॉसिबल एनर्जी लेवल में हो सकता है। साई का मतलब उस इलेक्ट्रॉन का वेव, कौन से वेव फंक्शन एसोसिएटेड है उसके साथ। साई स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कितनी है। क्लियर? ओके। तो जो आपका वेव फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज वेव फंक्शन। बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, इसी वजह से बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकती है एटम के अंदर, और होती भी है। ठीक है। और वैसे अगर आप ऑर्बिटल की डेफिनेशन देखोगे तो ऑर्बिटल क्या होता है? व्हाट इज ऑर्बिटल? वो 3D स्पेस होता है अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ये यहाँ पर हमने न्यूक्लियस, ये यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियस शो कर रहे हैं तो 3D स्पेस, इसके बाहर का जो रीजन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जितनी ज्यादा होगी उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके। अब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होता है ना, तो उसके साथ एक वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्ड करता है। उस वेव फंक्शन के पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको इलेक्ट्रॉन पता लग गया इस एनर्जी लेवल में है, तो उसके साथ वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, और वेव फंक्शन की हेल्प से आप सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो यहां तक आई गेस क्लियर है आपको। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये जो आपके दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, ये जो आपके क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, और जो इनके जो वेव फंक्शंस हैं एंड देयर वेव फंक्शंस, और इनके जो वेव फंक्शंस होते हैं ये करेक्टराइज्ड होते हैं, दे आर करेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो इनके क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ना, उससे ये करेक्टराइज्ड होते हैं। इस वजह से क्वांटम नंबर टॉपिक हमें पढ़ना होता है। ये एनर्जी लेवल है, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, और इनके जो वेव फंक्शन होते हैं किससे करेक्टराइज्ड होते हैं? बाय सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। मतलब आप ऐसे समझ लो कि क्वांटम नंबर्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने का एड्रेस है। वो एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने का। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपको क्वांटम नंबर्स तो पता होने चाहिए, और क्वांटम नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन कहां पर होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स का काम क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स एक साइंस है जिसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन की हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना। कैसे पता लगाना? बाय एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेव फंक्शन। साई की हेल्प से, वेव फंक्शन की हेल्प से उस इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कैसे कह सकते हैं? हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जैसे न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? जैसे कि मधुमक्खी छत्ते के बाहर होती है ना, बी अराउंड द हाइव घूमती रहती है, बीज अराउंड हाइव। जिस तरीके से छत्ते के बाहर मधुमक्खी घूमती रहती है, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट शो करते होंगे। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ बीज अराउंड द हाइव। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो वैसे साइंस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इसको जितना पढ़ें उतना ही कम होती है ये साइंस, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
पर हमारे सिलेबस में इसकी डीप इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर्स। जितना एनसीईआरटी में गिवन था, इम्पोर्टेंट था, हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लिया। तो अभी हमने सीखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश की जाती है। ठीक है, दे आर डिस्टिंग्विश बाय क्वांटम नंबर्स। उन्हीं के लिए क्वांटम नंबर्स यूज किए जाते हैं, है ना। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स होते क्या है मेनली, अगर आप देखोगे तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि सपोज मुझे आप तक पहुंचना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे पता होनी चाहिए कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो। फिर मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए आप कौन से सिटी में रहते हो। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए उस सिटी के अंदर आप कौन से एरिया में रहते हो, और उस एरिया के अंदर अगर आप मुझे अपना हाउस नंबर बता दोगे तो हम पहुंच पाएंगे आप तक, है ना। जैसे आप तक पहुंचने के लिए एक मेथड है, कंट्री से सिटी, सिटी से एरिया, एरिया से हाउस नंबर। सिमिलरली अगर आपको किसी एटम के अंदर, अगर आपको किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, उसका एड्रेस पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आप क्या कह सकते हो कि वो एक एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है। जैसे कि आपको अगर आपकी कंट्री पता चल जाए, सिटी, एरिया, हाउस नंबर, तो आपका घर हमें पता चल सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी उसके क्वांटम नंबर्स की हेल्प से मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, एड्रेस ही होता है। दे गिव एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या एड्रेस होगा वही वो हमें बताते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स का यूज क्या है अब आपको पता लग गया, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, ओके, तो अब थोड़ा क्वांटम नंबर्स के बारे में ही हम बातें करेंगे। देखो, हर एक जो ऑर्बिटल होती है ना, ईच ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल के 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। 3 क्वांटम नंबर्स, हर एक ऑर्बिटल के 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं। उन क्वांटम नंबर्स को हम अब स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला, फर्स्ट करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है n, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n से। और स्मॉल n का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या बताता है, ये आपको बताता है शेल का नंबर, कि कोई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट होगा, तो वो क्या बताएगा, कौन बताएगा, n बताएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको मैं पूछूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो आप कैसे बता सकते हो, n की हेल्प से। तो n क्या बताता है, शेल नंबर बताता है। और क्या बताते हैं, इट ऑल्सो टेल अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताते हैं, मतलब उस ऑर्बिटल कितनी बड़ी है, उसकी एनर्जी क्या है, उसके बारे में भी ये बताते हैं। क्योंकि देखो, ये बताऊं, जैसे कि अगर सपोज हम न्यूक्लियस के अंदर बात करेंगे, तो ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फार अवे जा रहा है ऐसे, तो ये बताता है
एन स्पेसिफिकली क्या बताता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिफरेंस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस प्रेजेंट है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, एन वो बताता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उससे हमें साइज के बारे में पता लग जाएगा, और साइज के बारे में पता लग गया तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल तो हम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, आई गेस आप पढ़ के आए हो, और अगर नहीं पढ़ के आए तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो पढ़ना जरूरी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो n की वैल्यू क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन आता है। तो n की वैल्यू हो सकती है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन, कुछ भी वैल्यू n की हो सकती है, बट इट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं आपको, हम ऐसे देखें n और यहां पे हम देखते हैं शेल, क्यों, क्योंकि n किसके बारे में बताता है, n शेल के बारे में बताता है ना। ठीक है, तो अगर सपोज मैंने आपसे कहा n की वैल्यू 1 है, तो आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कौन से शेल में प्रेजेंट होगा, k शेल में। अगर मैंने आपसे कहा कि n की वैल्यू 2 है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा, l शेल में। अगर n की वैल्यू 3 है तो कौन से शेल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, m में। n की वैल्यू 4 है तो कौन से शेल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, n में, एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि n की वैल्यू 4 है तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट होगा, तो आप बता सकते हो कि n की वैल्यू जब 4 होगी तो इलेक्ट्रॉन n शेल में आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके। और एक बात, अगर आपको किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना हो, अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ m शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप क्या करोगे, 2n²। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के अंदर कैलकुलेट करने का, दैट इज 2n²। क्लियर? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी। बस आप सिर्फ अभी ये समझो कि n क्या बताता है, शेल बताता है, साइज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, और जैसे n की वैल्यू 1 है तो शेल k होगा, n की वैल्यू 2 तो शेल l, n की वैल्यू 3 तो m शेल, n की वैल्यू 4 तो n शेल, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आई गेस आपको n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में समझ में आया, क्या बताते हैं। ठीक है, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो हमें पता लग गया कि जो n है ना, एक क्वांटम नंबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, शायद हम अब इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन इस शेल में प्रेजेंट होगा, n हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर की, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है l से, स्मॉल l से। ठीक है, अब l क्या बताता है, l बताता है आपको नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल। ठीक है, इसको कहते क्या है, इसके 2-3 नेम होते हैं। इसको आप कह सकते हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको आप कह सकते हो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप कह सकते हो सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या फिर आप कह सकते हो सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो ये इसके 2-3 नाम होते हैं, किसके, एल के, जिसको हम क्या कहते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलो नाम तो देख लिए हमने, अब इसका यूज क्या है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी देता है। तो एल हमें बताता है 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में, 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में।
अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूं, देखो यहां पे L लिखते हैं और यहां पे सबशेल लिखते हैं। यहां नंबर ऑफ सबशेल मत लिखो, वैसे नंबर ऑफ सबशेल भी बताता है ये, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ सबशेल लिख लो। देखो L की वैल्यू अगर सपोज 0 है, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि 1 से ही स्टार्ट होगी, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। L की वैल्यू 0 है तो आप क्या बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में होगा, S सबशेल में होगा। L की वैल्यू अगर 1 है तो कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा, P में। 2 है तो D में, 3 है तो F में, 4 है तो G में, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लगता है कि अगर आपको L की वैल्यू पता है तो आप क्या बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन का सबशेल बता सकते हो, हां कि इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में प्रेजेंट होगा। अगर मैं आपको बताती हूं कि L की वैल्यू 3 है तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन है ना F सबशेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो L क्या बताता है, सबशेल के बारे में बताता है। अब आपको पता है SPDF ये ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं? तो देखो अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी है इस चैप्टर की, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो उसमें ना हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो वहां पे ना स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती है। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी वो स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती है, तो उसके बेसिस पे एस मतलब कि शार्प लाइन प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है, एस से शार्प लाइन प्रोड्यूस हुई होगी, पी से प्रिंसिपल लाइन आई होगी, ठीक है, या फिर डी से डिफ्यूज्ड लाइन आई होगी। इस टाइप से SPDF, इस वजह से इनके नाम रखे गए हैं। एफ होगा तो फंडामेंटल लाइन होगी, इस वजह से इनके नाम रखे जाते हैं, ठीक है। वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि SPDF कहां से इनके लेटर्स के नेम आए हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि SPDF ये जो लेटर्स होते हैं ये आए कहां से हैं। इतना समझ में आया आपको? ओके। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको एक सेंटेंस लिखा गया है कि ये क्या बताता है, L जो होता है वो आपको बताता है 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में। तो जैसे आप देख रहे हो कि जो S ऑर्बिटल होती है उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है। P ऑर्बिटल की कैसी शेप है, डम्बेल शेप है। D ऑर्बिटल की कैसी शेप है, क्लोवर लीफ शेप्ड है, ठीक है। ये जो F ऑर्बिटल होती है इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से हम इसकी बात जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। SPD की ही हम जनरली बात करते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, F का हम स्ट्रक्चर लर्न नहीं करते। क्लियर? तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया है कि L क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। क्लियर? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको रब करते हैं थोड़ा सा, बस। अब देखो जो है यहां पर L की एक वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, 0 to n-1 वैल्यू होती है। ये क्या, 0 to n-1 वैल्यू होती है। एग्जाम्पल जैसे कि n यहां लिखते हैं और L की वैल्यू यहां पर लिखेंगे। देखो सपोज मैं यहां लिखूं n की वैल्यू 1, L की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1। अभी देखेंगे n की वैल्यू 2, 0 to n-1, n की वैल्यू 3, 0 to n-1, n की वैल्यू 4, 0 to n-1। अब n की वैल्यू 1 है तो यहां n की जगह क्या पुट करो, 1 पुट करो। 1 - 1 0, मतलब 0 to 0 L की वैल्यू क्या होगी, 0। n की वैल्यू क्या है यहां पर 2 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट की, 2 - 1 1, मतलब L की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1, मतलब 0 और 1। n की वैल्यू 3 है, यहां n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 पुट की, 3 - 1 2, तो L की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक, मतलब 0 1 2। n की वैल्यू 4 है,
n की वैल्यू, n की जगह 4 पुट करो, 4 पुट किया, 4 माइनस 1 इज 3, 0 से लेकर के 3 तक, दैट इज 0 1 2 3, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है, और ये जो मैंने आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे देखो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 क्या है, n क्या बताता है, आपने अभी पढ़ा, n बताता है शेल के बारे में। तो n की वैल्यू 1 का मतलब ये क्या है, फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल है इसका मतलब। n की वैल्यू 2 का क्या मतलब है, सेकेंड शेल है। ठीक है, 3 का मतलब थर्ड शेल है, एंड अप टू सो ऑन आगे आप कर सकते हो, है ना। l क्या बताता है, l बताता है सब शेल के बारे में। तो इसका मतलब क्या है, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 मतलब कौन सा सब शेल, s सब शेल। कौन सा सब शेल, s सब शेल। ठीक है, यहां s सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। l की वैल्यू 0 और 1 है। 0 और 1 का क्या मतलब है, 0 और 1 का मतलब है कि यहां पे लिखती हूं 0 और 1, 0 और 1 का मतलब s में और p में, 0 s मतलब s में प्रेजेंट है, s सब शेल में, और p सब शेल। समझ में आई बात। 0 1 2 मतलब s सब शेल में, 1 p सब शेल में, 2 d सब शेल में। 0 1 2 3, 0 मतलब s सब शेल में, 1 मतलब p सब शेल में, 2 मतलब d सब शेल में, और 3 मतलब f सब शेल में। आई गेस आपको इतना क्लियर है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहती हूं कि 0 का मतलब s सब शेल, 1 का मतलब p सब शेल, l की वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितने नंबर ऑफ सब शेल है, एक सब शेल। यहां कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 3, यहां कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ सब शेल बताता है ना l। यहां कितने हैं, एक सब शेल, यहां कितने हैं, 2 सब शेल, यहां कितने हैं, 3 सब शेल, यहां कितने हैं, 4 सब शेल। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये क्या मतलब होता है, इसका मतलब ऐसे होता है। अच्छा, और कैसे होते हैं, जैसे देखो ये n, यहां n की वैल्यू 2 है, तो ये कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, 2s सब शेल में। यहां 2 वैल्यू है तो ये कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, 2p में। यहां 3 वैल्यू है तो ये 3s 3p 3d। 4 में है 4s 4p 4d 4f, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अब मैं इसको रब करती हूं, और जैसे पहले अच्छे से लिखा हुआ था वैसे लिखते हैं। तो n l, n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू, तो देखो इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, इसका बहुत अच्छा काम होता है, जो कि क्या, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताना। स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताना। ठीक है, जैसे कि देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो यहां पर ना कोऑर्डिनेट एक्सेस आपको गिवन है, एक्स वाई जेड, है ना। तो जैसे p ऑर्बिटल देख रहे हो तो इसकी लोब्स कैसे एक्स वाई के उन्होंने ओरिएंट कर रखा है अपने आप को। d ऑर्बिटल्स की लोब किस तरीके से हैं, अलोंग x और y एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ml आपको स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में ही बताता है विद रिस्पेक्ट टू दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, x y z किस तरीके से ऑर्बिटल्स ने अपने आप को ओरिएंट कर रखा है, ये बताता है कौन, हमें ml, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। आप यहां पे लिख भी सकते हो, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि हम ना एक एग्जांपल ले, अच्छा जो ml है वो किसके बारे में बात करता है, ml
आपको बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। इट टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। एग्जाम्पल देखें, देखो L की वैल्यू हमने लिखी यहां पे 0, 1, 2। अच्छा, ml की वैल्यू क्या क्या होगी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ml के फॉर्मूले के बारे में। तो ml कहां से कहां तक होता है, -L से +L तक, ये ml की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो जैसे देखो L 0 है, ml की वैल्यू यहां लिखो -L2 + L, यहां लिखो -L2 + L, यहां लिखो -L2 + L। बस अब वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू 0 है, 0 पुट किया, 0 है, 0 पुट किया, 0, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहां 0 आ गया। L की वैल्यू 1 है, L की जगह 1 पुट करो, L की वैल्यू 1, 1 पुट करो, -1 से 1 तक, मतलब -1, 0 और 1। 2 है, L की जगह क्या पुट करो, 2 पुट करो, L की जगह क्या पुट करो, 2 पुट करो, -2 से लेकर के 2 तक, मतलब क्या, -2 से 2 कितना होगा, -2, -1, 0, 1, 2, ये वैल्यूज आएंगी। -2 से लेकर के 2 तक का मतलब -2, -1, 0, 1, 2। अगर यहां पे L की वैल्यू 3 है तो यहां क्या लिखोगे, -L2 + L लिखो सबसे पहले। 3, L की जगह क्या पुट करो, 3, L की जगह क्या पुट करो, 3, -3 से 3 तक, मतलब कि -3 से 3 तक, तो ये क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। समझ में आई आपको बात। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो इसके अंदर, अगर आपको L की वैल्यू गिवन है तो यू कैन डेफिनेटली टेल द वैल्यूज ऑफ ml। पर हमें अब तक ये बात समझ नहीं आई कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे बताया इसने सबशेल के अंदर। तो देखो L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, L की वैल्यू 0 का मतलब है कि यहां पे एक ही ऑर्बिट, L की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू 0 होगी, एक ही वैल्यू आ गई ना, मतलब यहां पर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 1 है, तो यहां पे कितनी आएगी आपके पास, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। L की वैल्यू 2 है, कितनी वैल्यू है ml की, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, 5। L की वैल्यू 3 है और ml की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पे कितनी ऑर्बिटल्स मिलेंगी आपको, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से आपको पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। जैसे देखो आपने पढ़ा था L की वैल्यू और सबशेल की वैल्यू पढ़ा था ना आपने, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F, ये पढ़ा था ना आपने। L की वैल्यू 0 का मतलब S सबशेल, S सबशेल, यहां पे सिंपली S लिखती हूं। L की वैल्यू जब 1 है तो P सबशेल, P सबशेल। L की वैल्यू जब 2 है तो D सबशेल, D सबशेल। L की वैल्यू जब 3 है तो F सबशेल, F सबशेल। मतलब कि यहां पे 1s ऑर्बिटल होगी, यहां पे क्या है ये -1, 0, 1। अभी आपने देखा कि ये क्या बताता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां पे क्या है, ये क्या है, px, py, pz। डी की क्या है, सिमिलरली dxy, ये तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप देखो कि ये क्या बताता है, जैसे डी ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। तो यहां पे कितनी 3 ऑर्बिटल है, 3 जो है 3p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। यहां पे कितनी, देखो d है ना, कितनी ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। यहां पे f है ना, कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7
f ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से ये आपको बताता है। देखो इस तरीके से होता है, पहले शेल, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल। अब हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? एन के बारे में पढ़ा था। एन ने क्या बताया था? एन ने बताया था आपको शेल के बारे में। उसके बाद आपने किसके बारे में पढ़ा? एल के बारे में, जिसको आपने मतलब सब शेल के बारे में बताया था इसने। एमएल के बारे में पढ़ रहे हो, ये ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ऐसे चलती है ये सीरीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आया एमएल के बारे में कि क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। कैसे पता कर सकते हो? इस तरीके से पता कर सकते हो। देखो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगी ये चीज। पहले आप यहां पर अभी समझो, अभी बस एक लास्ट क्वांटम नंबर और रह गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर। अब आप सोचोगे कि हमने मतलब कि एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड कर लिया? क्योंकि हमने जो है 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो मतलब हमें पता लग गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, है ना? ओके, पर आप यहां पर एक चीज मिस कर रहे हो, और वो क्या है? दैट इज फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन। दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। कुछ बुक्स में इसे एम एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चॉइस इज योर्स, एस से कर लो, एम एस से कर लो, वन एंड द सेम थिंग। नाम क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो आपको एक चीज पता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ वो क्या करती है? सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, जैसा कि आप देख रहे हो। अर्थ रोटेट करती है अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड और रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। समझ में आया आपको? ठीक है, तो जैसे कि अर्थ करती है, स्पिन करती है अराउंड इट्स एक्सिस, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस। तो अपनी एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी उसी तरीके से स्पिन करता है जैसे अर्थ स्पिन करती है अपनी एक्सिस के अराउंड। ठीक है, ओके। तो जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता लग गया, स्पिन करता है अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड। इसका मतलब क्या है? कुछ इस टाइप का मॉडल आप देख सकते हो। बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन 2 टाइप से स्पिन कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो ऐसे, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर ले। तो इस तरीके से 2 डायरेक्शन हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन की, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं +½ और -½ से। +½ को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से, और -½ को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है? +½ का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन के अराउंड, और -½ का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो एक ऑर्बिटल में ना 1 ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 1 ऑर्बिटल कैन नॉट हैव more than 2 electrons, or these electrons must have opposite spin. These electrons must have opposite spin, और इनकी opposite spin होना बहुत ज्यादा important है।
वैसे तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आता है, पर हम उसको समझेंगे अच्छे तरीके से बाद में, इतना आपके लिए अभी काफी है समझना। एक ऑर्बिटल है, मैंने ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंट की, इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मैंने ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। पर क्या इलेक्ट्रॉन दिखाना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन सही है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और दोनों ही इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। अब तक आपने जो भी सीखा उसके लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा आपने क्वांटम नंबर के बारे में सीख लिया है। स्टार्टिंग से अगर हम इसको कंक्लूड करें, अब तक हमने क्या सीखा है, तो थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसको रब करते हैं। देखो, हमने सीखा सबसे पहले n, जिसने हमको बताया था शेल के बारे में। फिर किसके बारे में हमने पढ़ा? L के बारे में, जिसने बताया हमको सब शेल के बारे में। फिर आपने पढ़ा ML के बारे में, फिर आपको पता चला ऑर्बिटल के बारे में। अब यहीं रुक जाओ। मतलब आपने पता क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो ना, एड्रेस पता कर रहे हो, तभी तो आप क्वांटम नंबर पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर रहे हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां होगा। तो आपने देखा शेल बता दिया कि अच्छा, आपने कंट्री के बारे में बता दिया, चलो बहुत अच्छी बात की। उसके बाद आपने कंट्री के अंदर वो कौन सी सिटी में प्रेजेंट होगा ये भी बता दिया, वेल एंड गुड। सिटी के अंदर कौन सा एरिया होगा आपने ये भी बता दिया। अब आप एरिया तक पहुंच गए हो। आपने कंट्री के बारे में पता लगा लिया, उसका सिटी के बारे में पता लगा लिया, और आपने एरिया के बारे में पता लगा लिया। हाउस नंबर आपको इसने बता दिया। ऑर्बिटल के अंदर जो है एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखे और जो है दोनों की अलग अलग स्पिन होना जरूरी है। तो यहां से आपने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उसके घर तक पहुंचने के लिए आपको n के बारे में पता होना जरूरी है, l के बारे में, ml के बारे में और s के बारे में। यह बात हमेशा ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट होना जरूरी है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज। क्लियर? तो अब बारी आई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एंड आई कांट वेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक वो टॉपिक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता है। तो अब हम इसको रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चंस पार्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। एन इलेक्ट्रॉन इज इन विच ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा व्हेन n इज इक्वल्स टू 5 और l इज इक्वल्स टू 3। n जब 5 हो, l 3 हो, n 5 हो और l 3 का क्या मतलब है? देखो l और यहां पे क्या था? सब शेल 0 1 2 3 S P D F। तो L3 L3 का मतलब F। तो जो आपका यहां पे कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन? 5f ऑर्बिटल में। सिमिलरली सेकंड के लिए जब n2 हो, n2 है, l की वैल्यू 1 हो, l की वैल्यू 1 है तो सब शेल क्या है? p। तो यहां पे 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स व्हेन n इज इक्वल्स टू 3। देखो, जब आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करनी होती है ना, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर।
यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 ऑर्बिटल्स होंगी। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करना है, तो वो देखते हैं कि आया कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं n, यहाँ पे लिखते हैं l, यहाँ पे लिखते हैं ml। स्टार्ट करते हैं। देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास, n की वैल्यू आपको गिवन है 3, n की वैल्यू आपको गिवन है 3। l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 to n-1, और ml की वैल्यू क्या हो सकती है -l से लेकर के +l तक, है ना। चलो अभी ml की वैल्यू नहीं देखते, पहले इसका देखते हैं। 0 to n-1 आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला। n की वैल्यू 3 है, n की जगह 3 पुट किया, 3 - 1 का मतलब 2, मतलब l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेकर के 2 तक, मतलब 0 1 2, 0 से 2 तक होगी। ml की वैल्यू क्या -l2 + l, इसके लिए -l2 + l, इसके लिए -l2 + l। l की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे भी 0 पुट किया। l की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 पुट किया, l की जगह 1। l की वैल्यू 2, या l की जगह 2, यहाँ पर भी 2। -1 से 1 तक, मतलब -1 बीच में 0 आएगा और फिर 1 आएगा। -2 से 2 तक, -2 से 2 तक, मतलब -2 -1 0 1 2 ऐसे आएगा। इसकी जगह क्या लिखूं -2 -1 0 1 2। अब काउंट कर लो ऑर्बिटल्स। देखो -0 से लेकर के 0 तो 0 ही है, ठीक है। यहां पे कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहां पर तो एक ही है, ऐसे लिखो एक ही है। यहां पे 1 2 3, यहां पे कितनी है 3 है, ऐसे। चलो इसको मत बनाओ आप, क्योंकि अभी आपको आया नहीं है ना, अभी हमने सीखा नहीं ऐसे ड्रॉ करना, तो अभी आप कंफ्यूज मत हो। अभी आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल हैं 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। n क्या बताता है शेल के बारे में, l क्या बताता है सब शेल के बारे में, ml क्या बताता है, ml क्या बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल के बारे में। ध्यान आया ना आपको। अब काउंट करना, एक ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 1 + 3 + 5, इनको ऐड करो 1 3 5, दैट इज 9 ऑर्बिटल्स। टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगी जब n की वैल्यू 3 होगी। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न कर लो, पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो देखो ये शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल्स। अगर आपको ऑर्बिटल्स तक पहुंचना है तो आपको n l ml को पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने अभी सीख लिया। और क्वेश्चंस ट्राई करें। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल कितनी होती है, ऐसे होती है ना 5 d, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 होती है d में। तो आपको बताना है इनमें से कहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रही हूं ये, अभी हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब लिखना सीख जाओगे आप तो आपको पता लग जाएगा हर चीज का, इन बॉक्सेस का भी, सब कुछ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, आपको बताना उसकी n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, ml की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको ये बता दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन का हाउस नंबर क्या है। अब आप बता दो कौन से एरिया, सिटी, कंट्री, इन सब के बारे में बता दो आप। करते हैं स्टार्ट। देखो 3D ऑर्बिटल है, 3D है, आपको तो यही इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां से देखो ये क्या होता है, ये होता है आपका शेल नंबर, मतलब n की वैल्यू। तो यहां पे आपके पास n की वैल्यू पता लग गई आपको 3। ये d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, d रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल, और हमने पढ़ा था L012 सब शेल,
sp_d। जब d हो तो l की वैल्यू क्या है, 2 है, l की वैल्यू 2 है, मतलब 2 वैल्यू तो आ गई, n की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या बताना है, आपको ml की वैल्यू बतानी है। दैट इज वेरी इजी, वो तो आप बता सकते हो, है ना। देखो जब l की वैल्यू 2 हो, ml की वैल्यू क्या होती है, ml की वैल्यू होती है -l से l तक। l की वैल्यू 2 है, -l की जगह क्या पुट करो, 2 पुट करो, 2 पुट किया, -2 से 2 तक मतलब -2 -1 0 1 2। तो ml की वैल्यू भी आपने बता दी। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपको गिवन था, आपने कंट्री, हाउस नंबर, एरिया सब कुछ बता दिया, सिटी, एवरीथिंग क्लियर। इसी तरीके से ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ना, आप खुद भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वांटम नंबर। ठीक है, आप ट्राई करना क्वेश्चंस, पर यहां पर हम देखते हैं जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस हो पाएंगे हम यहां पे कवर कर लेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, कोई एटम आपको गिवन है, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। देखो जब आपको ये बताना होता है ना टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है 2n²। आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। 2n² फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का। n की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो यहां पुट करो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 2 इंटू में 16 दैट इज 32। मतलब इस एटम के अंदर जब n की वैल्यू 4 है तो इस एटम के अंदर ना टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। पर ये तब है जब n की वैल्यू 4 है। इन्होंने कहा है कि ms की वैल्यू होनी चाहिए -12। देखो मतलब 32 जो आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें से 16 ऐसे होंगे जिसकी ms की वैल्यू +12 होगी, 16 ऐसे होंगे जिसकी ms की वैल्यू -12 होगी। क्योंकि ये बात तो आपको पता ही है कि एक ऑर्बिटल होती है, उनके अंदर दो मतलब अलग अलग स्पिन के ही प्रेजेंट होते हैं ना, सेम ऐसा तो कभी कॉम्बिनेशन होता ही नहीं, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो अगर टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से आधों का स्पिन एक जैसा होगा, आधों का स्पिन एक जैसा होगा। तो आपसे तो ये पूछा था ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे एटम में, तो ऐसे एटम में आपके पास होंगे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन -12 होगा। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, और क्वेश्चंस ट्राई करें, ठीक है। अब ट्राई करते हैं हम ये दोनों क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है जब L की वैल्यू 2 हो और N की वैल्यू 3 हो। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने होते हैं किसी भी सबशेल में, तो आप 4l+2 ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहां लिख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। अब देख लो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 2 प्लस में 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बाय विच यू कैन कैलकुलेट। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो n की वैल्यू 3, यहाँ n लिखते हैं, यहाँ l लिखते हैं, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू है 2, l की वैल्यू है 2, तो ml की वैल्यू क्या होगी, ml की वैल्यू होगी -l से +l तक। -l का मतलब l की जगह 2 पुट करो, l की वैल्यू 2 है ना, 2 पुट करो, तो ये क्या -2 से लेकर के 2 तक, मतलब -2 -1 0 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है।
5 ऑर्बिटल्स का कैसे मतलब है, मतलब कि ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। और वैसे अगर आपको बताऊं तो ये ऐसे नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना डी जो होता है ना, डी उसमें ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। देखो ये आप, ये एस की रिप्रेजेंटेशन होती है, एस को ऐसे दिखाओगे, पी को हमेशा आप दिखाओगे ऐसे, डी को आप हमेशा दिखाओगे ऐसे। अब आप ये बात नोट कर लो, क्योंकि आप अभी समझोगे, 2 दिन बाद समझोगे, समझना तो आपको है ही। एस ऑर्बिटल को हमेशा आप दिखाओगे ऐसे, पी को आप ऐसे दिखाओगे, डी को आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है, ओके। तो अब डी 5 ऑर्बिटल्स हैं, और हमें कैसे पता चला ये डी का है, देखो एल की वैल्यू और सब शेल की वैल्यू 0 1 2 एस पी डी, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू जब 2 है तो आपका कौन सा सब शेल है, डी। इस वजह से मैंने डी का डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। अब 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसके अंदर, देखना। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उनकी भी स्पिन अपोजिट होना जरूरी है। 2 ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन, 2 ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन, ऐसे कर दिया। अब काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम एल की वैल्यू, ये डायग्राम पता होना चाहिए, और फिर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करो, ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन n इज इक्वल्स टू 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इज इक्वल्स टू 3 कितनी होंगी। जब n की वैल्यू आपके पास 4 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी प्रेजेंट होगी, देखो n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3, ml की वैल्यू कैलकुलेट करो, माइनस l से प्लस l तक, l की वैल्यू क्या है 3 है, l की जगह 3 पुट करो, 3 पुट किया, -3 से लेकर के 3 तक, मतलब क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3, कितनी ऑर्बिटल्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल की 7 ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7 होंगी, यही आपको बताना था, ठीक है। और सबशेल बताना एक बार, कौन से सबशेल में ये प्रेजेंट होगी। सबशेल देखो, n का आप ध्यान रखो, n इज रिलेटेड टू शेल, l इज रिलेटेड टू सबशेल, और ml इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल्स। आपसे मैं सबशेल के बारे में पूछ रही हूं, l और यहां पे लिखो सबशेल 0 1 2 SPD, 3 है ना, यहां पे 3 है तो ये f, तो यहां पे l की वैल्यू जब 3 है तो कौन सा सबशेल है, f सबशेल, तो ये 7 ऑर्बिटल्स f सबशेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बस, कुछ भी नहीं है, आपको अगर n l m l की वैल्यू आती है तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है पॉसिबल नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। देखो ट्राई करते हैं, n की वैल्यू 2, यहां पे n लिखते हैं, n लिखते हैं, ml लिखते हैं, और यहां पर s लिखते हैं। देखो n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 2 n -1, 2 है यहाँ पे तो n की जगह 2 पुट करो, 2 - 1 मतलब 1, तो 0 और 1 हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा 0 और 1, तो n की वैल्यू 2 ठीक है, l की वैल्यू 2 नहीं, l की वैल्यू तो 0 और 1 ही हो सकती है, l की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये तो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। जब n की वैल्यू 2 है तो आपके पास l की 2 ही वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 है एक 1 है, ये वैल्यू तो आ ही नहीं रही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्राई करो,
N L M L S। N की वैल्यू 1 पुट करो, N की वैल्यू 1 पुट की, L की वैल्यू क्या होगी 0 to N minus 1, 1 है ना, N की जगह 1 पुट करो, 1 minus 1 0, मतलब 0 ही वैल्यू है, ठीक है। N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, यहाँ तक तो ठीक है। ML की वैल्यू माइनस L2 प्लस L, मतलब ये L की वैल्यू 0 है, 0 पुट करो, L की वैल्यू माइनस 0 से लेकर के 0 मतलब 0, यहाँ तो -1 आ गया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब N की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो, L की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, M की वैल्यू -1 नहीं आ रही, 0 आ रही है, तो देयरफॉर ये सेट भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड सेट देखते हैं। N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू क्या होगी 0 to N minus 1, N की जगह 3 पुट करो, 3 minus 1 2, 0 से लेकर के 2 तक मतलब 0 1 2, 0 1 2, ठीक है, यहाँ लिखो 0 1 2। ML की वैल्यू क्या होती है माइनस L से L, माइनस L से L, माइनस L से L। L की जगह यहाँ 0 है तो 0 पुट करो, L की 1 है वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करो, L की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 पुट करो। अब सॉल्व करो, माइनस 0 से लेकर के 0 मतलब कि 0 ही है, -1 से 1 तक मतलब -1 0 1, -2 से लेकर के 2 तक मतलब -2 से लेकर के 2 तक। तो N की वैल्यू 3 है, ठीक है, L की वैल्यू 0 भी आ रही है, M की वैल्यू 0 भी है, ML की वैल्यू 0 भी है, और S की वैल्यू हाफ है, तो हाँ हाफ ही होगी ना, हाफ भी होगी माइनस हाफ भी होगी, बिल्कुल होगी, है ना। पर देखो ये सिर्फ इस सेट की बात कर रहे हैं, 3 0 0, सिर्फ इस सेट की बात चल रही है, तो 1 है तो इसका हाफ हो सकती है, ठीक है, हाफ हो सकती है। तो हाँ जी, ये सेट बिल्कुल आपका पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, और ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको खुद ट्राई करना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 गिवन है, इन विच ऑर्बिटल मे इट बी प्रेजेंट। ये आपको 2 ऑप्शन गिवन है, आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन को टिक करना है कि किस में किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो। और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। जहाँ पर क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ करना था वहाँ मैं आपको बताती हुई गई थी, ये रह गए थे तो इसको हमने देख लिया, वैसे तो ये भी हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से पूरी वीडियो समझ में आई है। क्वांटम नंबर टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप सीखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो अब हम क्वांटम नंबर्स हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, अब हम देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या फिर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे, वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में।